अस्सलाम वालेकुम सर, रिकॉर्डिंग पे लगा दें। जी, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। थैंक यू सो मच। और आज का हमारा जो टॉपिक है, एज़ अर्लियर मैंने आप लोगों को इस वीक के बता दिया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल मूवमेंट्स जो होती हैं फिजिकल एजुकेशन में, इनका बड़ा ताल्लुक है। बड़ी ये ज़रूरी होती हैं और तकरीबन हर पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम लोग फंडामेंटल मूवमेंट्स पढ़ेंगे और ये फंडामेंटल मूवमेंट्स जो हैं वो किस तरह हमारी बेहतरी कर सकती हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, इसको हम हल्का सा डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। आप लोग इसको ज़रा देखें, आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। बेसिकली ये चीज़ें आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होंगी पहले, लेकिन क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है जो चीज़ें जिस जिस लिहाज से हैं मैं वो आप लोगों को करवाना। तो उसमें जो हमारी आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल मूवमेंट्स। और फंडामेंटल मूवमेंट्स फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो है वो टोटल 4 किस्म की फंडामेंटल मूवमेंट्स है। पहले मुझे ये बताएं, आप लोग को स्क्रीन मैंने शेयर की है, नज़र आ रही है आप लोग को? यस जी सर, आ सर। रही है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, तो हमारी आज का टॉपिक है फंडामेंटल मूवमेंट्स। और हाँ जी, तो फंडामेंटल मूवमेंट्स, इन फंडामेंटल मूवमेंट्स को हम लोग जो है वो थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के अंदर जब आप लोग इसको पढ़ते हैं तो 4 किस्म की मूवमेंट्स जो हैं फंडामेंटल होती हैं। और इन 4 किस्म की मूवमेंट्स को हम लोग अगर कैटेगराइज़ करें तो इसकी 2 कैटेगरीज़ बनती हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ अंडर 5 इयर्स एज, यानी वो बच्चे जो पैदा होते हैं उसके बाद चलना फिरना शुरू करते हैं और उनकी एज 5 साल होती है। तो 5 साल से कम एज के बच्चों को के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तकरीबन वही एक्टिविटीज़ जो है वो अंडर 12 इयर्स के बच्चों के लिए हैं। और जब 12 साल का एक बच्चा हो जाता है तो उसकी बॉडी जो है वो स्टेबल हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। उसको पता होता है कि कौन-सी मूवमेंट मैंने किस तरह करनी है। तो ये असल में 12 इयर्स की एज तक आप जितनी चीज़ें एक बच्चे को लर्न करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो सिखानी चाहिए। यानी इन सारी चीज़ों के करने का मकसद ये है कि अगर आपने एक बच्चे को फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की फील्ड में लाना है, तो आप कोशिश करें कि उसको अंडर 12 इयर्स 12 साल से पहले-पहले आप उसको उस फील्ड की तरफ लगा दें, ताकि वो उसका लर्निंग फेज़ होता है और उस लर्निंग फेज़ के अंदर वो ये सारी चीज़ें जो है वो सीख जाता है आसानी के साथ। तो आसानी के साथ सीखने के लिए वो लर्निंग एज जो होती है उसके अंदर अगर आप कोई गेम या स्पोर्ट्स बच्चे को दे देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह उसको समझ जाएगा। और जब वो 12 ईयर से ऊपर जाएगा तो उसके लिए आसानी होगी, बहुत सारी मूवमेंट्स जो वो पहले ही लर्न कर चुका होगा। अगर 12 साल के बाद आप किसी बच्चों को स्पोर्ट्स में लाते हैं या उसकी मूवमेंट सीधा करने की, सही करने की कोशिश करते हैं, तो ये पक्की बात है कि आप लोग को बहुत सारी हर्डल्स आएँगी, बहुत सारी मुश्किलात आएँगी, ठीक है? क्योंकि बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं फंडामेंटल वो डेवलप हो चुकी होंगी और आप जब उनको मॉडिफाई करने के लिए जाएँगे, उनको चेंज करने के लिए आप लोग जाएँगे तो क्या होगा कि वो उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम हो चुकी होंगी और उनके कम होने की वजह से फिर वो उस फील्ड को या उस स्पोर्ट्स को जो है वो पूरी तरह समझ नहीं सकेगा या पूरी तरह लर्न नहीं कर सकेगा। उसके मसल्स, उसकी बॉडी जो है वो उस तरह मॉडिफाई नहीं हो सकेंगी, कम होंगी, होंगी ज़रूर लेकिन कम होंगी। तो जिसकी वजह से फिर उसके जो आप परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं इंटरनेशनली, एक रिकॉग्नाइज्ड परफॉर्मेंस अगर आप एक बच्चे से लेना चाह रहे हैं तो वो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। सो आपने जब भी किसी बच्चे को स्पोर्ट्स की फील्ड में लाना है, उसको तैयार करना है तो आप लोगों को करना होगा, उसको अंडर 12 ईयर से ही उसकी जो लोकोमोटिव मूवमेंट्स हैं, उसकी जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, उनको बेहतर करना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इनको फंडामेंटल मूवमेंट्स कहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर और ये टोटल 4 होती हैं। नंबर 1 स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, नंबर 2 मैनिपुलेटिव एंड नंबर 3 लोकोमोटर एंड नॉन लोकोमोटर एंड नंबर 4 मूवमेंट एंड बॉडी अवेयरनेस। तो ये 4 किस्म की मूवमेंट्स होती हैं जो फंडामेंटल होती हैं और इन्हीं 4 मूवमेंट को हम लोग आगे जाके कैटेगराइज़ करेंगे कि इन मूवमेंट्स के अंदर कौन-कौन सी मूवमेंट्स आती हैं जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। तो ये चारों मूवमेंट्स असल में करवाने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि एक बच्चे की जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट ये आज के टॉपिक में ये शामिल है। एंड पे मैंने 3-4 स्लाइड्स ऐड की हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। मोटर डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है? बच्चा किस तरह अपनी मोटर को डेवलप करता है, चिल्ड्रंस की फिजिकल एजुकेशन जो फिजिकल जिस्मानी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बेहतर होता है, कॉग्निटिव उनको सोचने की, समझने की सलाहियत जो उनकी है, वो किस तरह बेहतर होती है, ठीक है? एंड सोशल ग्रोथ, ठीक है? और मुआशरे के अंदर उनकी ग्रोथ जो है,
बाकी बच्चों के लिहाज से किस तरह बेहतर होती है। अगर ये आप 4 मूवमेंट्स का आपको पता होगा तो आप अपने बच्चों को भी और जो आप लोग को बच्चे बताए जाएंगे आप उनकी मूवमेंट्स को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और उनको किसी न किसी स्पोर्ट्स के लिए अर्ली एज में ही आप उनको रेडी कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल मूवमेंट्स होती हैं, मैंने इनकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को बता दी है। मजीद मैंने ये थोड़ी सी स्लाइड ऐड की है, इसमें आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल लिटरेसी, अगर आप फिजिकल एजुकेशन या आप उसकी लिटरेसी को, उसकी खानदगी को देखें, एक बच्चे को लर्निंग को देखें, ठीक है, तो उसके लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। आप प्राइमरी स्कूल देखें, आप मिडिल स्कूल देखें, आप अगर वहाँ स्पोर्ट्स नहीं हो रही, मैं हमेशा एक बात रिकमेंड करता होता हूँ, सबके बच्चे होने हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी भी हो जानी है इंशाल्लाह। अब सबके बच्चे होने हैं और बच्चों को ज़ाहिर बात है एक एज आएगी उसमें आपने स्कूलों में डालना है। जब आप उनको स्कूलों में लेके जाएंगे तो स्कूल आपने वो चूज करना है जिसका स्पोर्ट्स का मैदान कम से कम होना चाहिए और एक स्पोर्ट्स का खुला मैदान होना चाहिए जिसमें बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके अपनी केजी क्लास से लेकर अपनी 8th क्लास तक, 10th क्लास तक, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है, एडमिट करवाना है जिस स्कूल में ग्राउंड हो और एक्टिवली फिजिकल एजुकेशन का बंदा जो है वहां पे काम कर रहा हो, ठीक है। तो आपने पहला क्राइटेरिया ये देखना है। दूसरा क्राइटेरिया आप लोग देखें एजुकेशन सही है नहीं है। पहला हमेशा क्राइटेरिया वो देखे जिसमें उसकी ग्रोथ होनी है, कॉग्निटिव ग्रोथ होनी है, उसकी मेंटल ने ग्रोथ करना है, उसकी बॉडी ने फिजिकली ग्रोथ करना है, ठीक है, उसकी मूवमेंट हरकत ने ग्रोथ करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जब तक वहां पे स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं होगा तो ये नहीं हो सकेगा। एक्टिव एक फिजिकल एजुकेशन का बंदा नहीं होगा तो वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आर क्रिटिकल फॉर चिल्ड्रन टू बिकम कॉम्पिटेंट इन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। और ये बड़ा जरूरी है कि आप फंडामेंटल मूवमेंट्स करवाएं ताकि बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर एक्टिवली और कामयाब पार्टिसिपेशन दे सकें, ठीक है। और आखिरी है, विदाउट दैम मेनी चिल्ड्रन यूथ चूज टू विथड्रॉ फ्रॉम स्पोर्ट्स। बहुत सारे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी ऐसे जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स से दूर हो जाते हैं, वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आते क्योंकि उनको अर्ली एज जो होती है 12 साल की जो उम्र होती है उसमें फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल जो है या फंडामेंटल मूवमेंट्स से उनके ऊपर काम ही नहीं उनको करवाया जाता और जब वो बाद में आते हैं वो थक जाते हैं 1-2 दिन में, उनकी जो है वो फिटीज उनको हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, इससे दूर भाग जाते हैं स्पोर्ट से। तो ये बड़ी जरूरी है जी। ये तो थी ये पहली स्लाइड जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल मूवमेंट्स क्यों जरूरी हैं, कौन कौन सी होती हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है इसमें ये है कि जो हमारी फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं जी, ये मैं सारा कुछ ये अभी आ रहा है, सब कुछ यही आ रहा है जी। अभी मुझे आप लोगों में से किसी ने मैसेज किया हुआ है इसके अंदर चैट में, तो यही सारी चीजें आ रही हैं जी। फंडामेंटल मूवमेंट की तरफ जब हम लोग आते हैं तो इसमें लोकोमोटर मूवमेंट्स हैं और एक नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स हैं, मैनिपुलेटेड मूवमेंट्स हैं और स्टेबिलिटी स्किल्स हैं। ये चार तीन तो यहाँ पे दी हुई हैं, इनके अंदर जो जो आती हैं। और जो नॉन लोकोमोटर है वो मैंने आगे दी हुई है, वो आप लोग को अभी आगे मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो लोकोमोटर मूवमेंट कौन कौन सी है जी, जो बच्चों को आपने हर सूरत करवानी है अंडर द एज ऑफ 12, तो वॉक करवाएं जी, अगर कम से कम रनिंग करवाएं, जंपिंग उनसे करवाएं, होपिंग वाली एक्टिविटीज उनसे करवाएं, छलांगों वाली, जंप वाली, ठीक है, ऊपर नीचे चढ़ने वाली, ठीक है, स्टेयर्स चढ़ने वाली, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज करवाएं और लीपिंग करवाएं, स्विंगिंग करवाएं, यानी आप बच्चे लटकें और लटकने के साथ साथ झूला भी झूलें, ठीक है, साइड स्टेपिंग करवाएं और स्कीपिंग आप करवा सकते हैं किसी रस्सी को लेके, ठीक है, डॉजिंग करवा सकते हैं आप, फुटबॉल में जिस तरह डॉज करना होता है, बाल छीन के लेके जाना होता है, ठीक है, और गैलोपिंग आप करवा सकते हैं, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी, क्लिंबिंग आप करवा सकते हैं, लंचेज आप लगवा सकते हैं। ये सारी वो एक्टिविटी लोकोमोटर है। लोकोमोटर अगर मैंने इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें भागना हो, जिसमें चलना फिरना हो, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना हो, वो लोकोमोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है। और फंडामेंटल की पहली टाइप है। और नेक्स्ट हमारी जो है वो मैनिपुलेटिव स्किल है। ये वो स्किल्स होती हैं जिनमें आप बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके मैनिपुलेट करके एक नई चीज आप लोग लाते हैं, ठीक है। मसलन कैच करना किसी चीज को, अब कैच करने के लिए बाल हवा में गई है, आप भागे हैं तो आपकी लोकोमोटर स्किल भी हो गई है, ठीक है। अब भागने के बाद आपने कैच करने के लिए हाथ हवा में ऊपर स्ट्रेच किए हैं, ठीक है, तो नॉन लोकोमोटर आपने मूवमेंट की है, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से जो है वो जो स्किल बनती है वो मैनिपुलेटिव स्किल होती है। उसके बाद आप नीचे गिर गए हैं, ठीक है,
तो वो भी जो है वो एक इस तरह 3-4 जो स्किल्स हैं वो मिलके जब एक स्किल बनाती है तो उसे मैनिपुलेटिव स्किल कहते हैं। तो इसमें कैचिंग है, अंडर हैंड थ्रो आप करते हैं, ओवर हैंड थ्रो करते हैं, किक करते हैं किसी चीज को, स्ट्राइक विद द हैंड, हैंड के साथ आप किसी चीज को स्ट्राइक करते हैं, एंड स्ट्राइक इम्प्लीमेंट, टू हैंडेड स्ट्राइक आप करते हैं, पिवटिंग करते हैं यानी अपने पाँव पे खड़े होकर घूमते हैं, फुट ड्रिबलिंग करते हैं, आप ड्रिबल करते हैं बॉल को लेके, ठीक है, हैंड ड्रिबल करते हैं, इस तरह ये चीज। ड्रिबल का मतलब आगे जाननी, आप यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं, ठीक है, शेकिंग करते हैं आप हैंड को, ठीक है, या चीजों को, बॉडी को। तो ये क्या है, हमारी मैनिपुलेटेड स्किल है। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी स्किल्स कौन कौन सी हैं। अगर आप बैठते हैं नीचे, नीचे बैठ के आप स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग में आप बेंड होते हैं, स्टॉप करते हैं अपने आप को, भागे भागे बैलेंस अपना बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, और जमीन के ऊपर आप लेटते हैं, ट्विस्ट करते हैं, रोटेट होते हैं, टर्न करते हैं अपने आप को, रोलिंग करते हैं, क्लिपिंग करते हैं, तो ये स्टेबिलिटी स्किल्स होती हैं। तो आप लोगों ने इनको थोड़ा सा देख लेना है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास लोकोमोटर की डेफिनेशन है। मैंने अभी बताया आप लोगों को, ऐसी स्किल जिसमें आपको एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह चेंज करनी पड़े, उसे लोकोमोटर स्किल कहते हैं। और एनेबल चिल्ड्रन टू मूव थ्रू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, मूविंग देयर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द की लोकोमोटर स्किल्स आर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, क्रॉलिंग, मार्चिंग, क्लिम्बिंग, गोल कपिंग, साइडिंग, लीपिंग, hopping and skipping, as I earlier said in last my slide. So मेन 8 किस्म की जो है वो लोकोमोटर मूवमेंट्स होती हैं, स्किप करना, स्लाइड करना, वॉक करना, रन, होप, तो ये गैलप एंड जंप, लीप, ये सारी चीजें जो है वो लोकोमोटर में आती हैं। इनमें हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नॉन लोकोमोटिव स्किल्स वो होती हैं जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह नहीं चेंज करते, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, आप खड़े खड़े आप लोग जो है वो कोई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ट्विस्ट करना, बेंड करना अपने आप को, स्ट्रेच करना अपने आप को, ठीक है, टर्न करना, स्विंग करना, ये नॉन लोकोमोटिव की जो है वो डेफिनेशन है। तो आप ये ऑपरेटर्स के साथ भी कर सकते हैं और ऑपरेटर्स के बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन लोकोमोटर में आती हैं। आगे द लर्निंग डोमेन है जी, बड़ी अहम, मैंने 3-4 चीजें डाली हैं आप लोग को, बड़ी जरूरी है समझने के लिए। किसी भी बीपीएससी के पेपर में, एफपीएससी के पेपर में, या स्कूल साइड के पेपर में ये आ सकती हैं। इसको थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने समझना है, मैंने थोड़ा थोड़ा समझाना है, ठीक है। तो ये है क्या जी, बेंजामिन ब्लूम एक आदमी है, ठीक है, इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। जिन्होंने एजुकेशन पढ़ी है या बीएड किया हुआ है उनको तो ये बड़ी अच्छी तरह आती होंगी, ठीक है। जिन्होंने बीएड या एजुकेशन नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ा सा ये उनको समझनी पड़ने की। तो बेंजामिन ब्लूम है जी, 1956 में उसने 3 मॉडल जो है वो बनाए थे लर्निंग डोमेन्स के, ठीक है। तो इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो था ये कॉग्निटिव डोमेन थी, सेकंड जो थी इफेक्टिव डोमेन थी, और थर्ड जो थी साइकोमोटर डोमेन थी। तो कॉग्निटिव डोमेन जो होती है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें इंटेलेक्चुअल, आपके माइंड को बेहतर करने वाली एक्टिविटीज होती हैं, आपके माइंड को शार्प करने वाली एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। और आपकी कैपेबिलिटी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जहानत है, उसको बढ़ाने वाली एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। आपके नॉलेज और थिंकिंग जो है उसको बेहतर इसमें किया जाता है, ठीक है। और आप जज करने में आपको आसानी होती है चीजों को, लोगों को, और आप डिसीजन पावर आप लोगों की बेहतर होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो आप लोगों के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है वो बेहतर होती है। तो कॉग्निटिव डोमेन ये है। आगे अफेक्टिव डोमेन है, इसमें इसकी आगे मजीद मैंने 2-3 स्लाइड्स डाली हुई, आप लोगों को बड़ी इसकी अच्छी तरह समझ आएगी, फिलहाल आप इसको ऐसे ही समझे। अफेक्टिव डोमेन जो है, इसमें आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर, एटीट्यूड, कि आप क्या फील कर रहे हैं, चीजों के बारे में आपकी परसेप्शन कहती है। मैं एक मैडम का माइक ऑन हो गया, अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, तो अफेक्टिव डोमेन है जी, इसमें आप फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, यानी आपकी जो ओवरऑल जो है वो एक पोर्ट्रे है आपकी बॉडी का, ठीक है, वो उसको बेहतर किया जाता है, ठीक है। और आपके इमोशंस और एटीट्यूड जो है उनको मापा जाता है, उसकी पैमाइश की जाती है, उनकी मेजरमेंट की जाती है, देन उनको बेहतर से बेहतर किया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन। ये डोमेन ऐसी डोमेन है जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर आती है, या हमारी फिजिकल एजुकेशन जो है वो सारी इसी के अंदर आती है। हमारी फिजिकल एजुकेशन जो है वो साइकोमोटर डोमेन में किस तरह आती है, क्योंकि जो साइकोमोटर डोमेन है वो हमारी फिजिकल मूवमेंट्स को बेहतर किस तरह करना है, उनको चेक किस तरह करना है, कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का किस तरह होगा, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स का किस तरह होगा, ठीक है। एंड यूज ऑफ द मोटर स्किल एरियाज, और जो मोटर स्किल एरियाज हैं उनको हम किस तरह
यूज कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए, ठीक है। तो ये लास्ट यानी 3 किस्म की डोमेन्स हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी की 3 डोमेन्स हैं। द वन इज कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हम इंटेलेक्चुअलिटी अपनी अपनी ज़हानत को बेहतर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं वो कितनी है, अपनी सोच को, अपनी डिसीजन पावर को बेहतर कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बेहतर कर सकते हैं। एंड द सेकंड अफेक्टिव डोमेन है, जिसमें आप अपनी फीलिंग, एटीट्यूड, इमोशंस, बिहेवियर और इस तरह की चीजें अपनी बेहतर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन साइकोमोटर डोमेन, जिसमें आप फिजिकली एक्टिविटीज जितनी भी करते हैं वो इसी के अंडर आती हैं। उनमें कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स को आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो 3 किस्म की डोमेन्स है। मजीद इनको हम लोग अगर देखें तो हमारे पास इस शक्ल में 3 किस्म के पिरामिड आते हैं। इन 3 पिरामिड के अंदर ये चीजें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। जी, कॉग्निटिव डोमेन, पहली डोमेन कौन सी है? कॉग्निटिव डोमेन है, जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। नंबर 2 पे अफेक्टिव डोमेन है, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। और नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन, फिजिकल एजुकेशन की जो डोमेन है वो साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है, उसके अंदर ये वाली चीजें आती हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है उसमें हम लोग सबसे पहले अपना नॉलेज बेहतर करते हैं, हमें नॉलेज ज्यादा मिलता है। ये देखें ना, ये ग्रीन एरिया ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो हम नॉलेज अपने को इम्प्रूव करते हैं, नॉलेज हमें ज्यादा हम गेन करने की कोशिश करते हैं, कंप्रीहेंड करते हैं चीजों को, देखते हैं चीजों को, एक्सप्लेन करते हैं, उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन लेते हैं, ठीक है। और फिर उन चीजों को अप्लाई करते हैं, फिर उनके एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। एंड देन आखिर में हम लोग एवेल्युएशन करके हम लोग एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो किस तरफ जा रही है। जो अफेक्टिव डोमेन है, इसमें हम लोग चीजों को, बहुत सारी चीजों को रिसीव करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये हमारे एटीट्यूड, बिहेवियर्स है, तो हम लोगों के बिहेवियर्स, एटीट्यूड को रिसीव करते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि हमारे साथ लोगों का डिफरेंट चीजों के बारे में क्या व्यूज है, ठीक है। फिर हम उन रिस्पॉन्ड करते हैं उन चीजों के बारे में, ठीक है, कि ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह होनी चाहिए। हम वैल्यूइंग वहां पे करते हैं, हम देखते हैं कि इन चीजों को जो है वो किस हद तक ये पॉजिटिव हैं, किस हद तक नेगेटिव हैं। फिर उन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर एंड पे हम करेक्टराइजेशन बाय वैल्यू सेट, और फिर एंड पे हम लोग नतीजा निकालते हैं कि इस बंदे का एटीट्यूड, इसका बिहेवियर जो है वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, या इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो ये अफेक्टिव डोमेन है। एंड द साइकोमोटर डोमेन जो है, सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है हमारी। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स क्या होती हैं? जैसे यहाँ पे मक्खी बैठी है तो मैं यहाँ पे, या कोई चीज बैठे यहाँ पे मच्छर, तो मैं उसको इस तरफ हिलाऊं, ठीक है। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स हैं, हमारे तमाम मसल्स जो हैं ब्रेन के साथ इंटरकनेक्टेड है। और कोई भी चीज हमारी बॉडी के ऊपर आती है तो क्या करते हैं हम लोग, उसके बदले में कुछ रिफ्लेक्सेस अपने छोड़ते हैं, ठीक है। और उन रिफ्लेक्सेस के बदले में हम बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, मोल्डिंग करना, कुछ भी जितनी भी हमने चारों पढ़ी हैं, चारों में से कुछ भी हम करते हैं। फिर हम परसेप्चुअल अपनी एक परसेप्शन डेवलप करते हैं चीजों के बारे में कि ये इस तरह की हैं, ठीक है। फिर फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। स्किल्ड मूवमेंट्स करते हैं, मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी कोई एक ग्रॉस जो है वो गेम को ले लें, ठीक है। और फिर नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, और देन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हमारा जो मूवमेंट है उसके बारे में, जो फिजिकल मूवमेंट है, हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि ये कितनी जो है वो बेहतर हो गई है या होनी चाहिए। तो ये 3 किस्म की मूवमेंट्स हैं, लर्निंग डोमेन्स है ब्लूम टेक्सोनोमी में। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर याद रखिएगा फिजिकल एजुकेशन की डोमेन है, हमारी तमाम फिजिकल मूवमेंट्स जो है वो इसी के अंडर आती हैं। तो लर्निंग डोमेन्स, ये इनमें मैंने थोड़ा थोड़ा और मजीद आप लोगों के समझने के लिए एक स्लाइड डाली है, जिसमें कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों दी गई हैं। तो थोड़ा सा समराइज इसको किया गया है यहाँ पे। कॉग्निटिव डोमेन हमारा इल्म बढ़ाती है, सिंपली अगर आप ज्यादा चीजें ना याद करें। अफेक्टिव डोमेन हमारा एटीट्यूड बेहतर करती है। और साइकोमोटर डोमेन जो है वो हमारी स्किल्स जो है, फिजिकल स्किल्स है हमारी, ठीक है, उनको बेहतर करती हैं। तो ये नीचे काफी सारी चीजें दी गई हैं, अगर आप इनको एक नजर पढ़ेंगे, मैंने अभी यही बताई हैं, तो आप लोगों को इनकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एक आगे और है लर्निंग पिरामिड। क्या चीज है हमारे पास? लर्निंग पिरामिड। ये हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, बड़े आए हैं और हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि आपने कल को एजुकेशन सेक्टर में आना है, टीचिंग सेक्टर में आना है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको पता होगा, बहुत सारे लड़कों को जिन्होंने, मैंने कहा, पीएड किया है एजुकेशन से जिनका ताल्लुक है,
तो लर्निंग पिरामिड क्या है कि हम चीजों को लर्न किस तरीके से बेहतर करते हैं, किस तरीके से कितने % हम लर्न करते हैं, दरअसल ये लर्निंग पिरामिड है। तो अगर हम लोग देखें तो लेक्चर मेथड जो है हमारा, इससे सिर्फ आप 5% सीखते हैं। लेक्चर मेथड जो है उससे क्या सीखते हैं आप? 5%। लेक्चर मेथड है क्या? लेक्चर मेथड ये है कि आप घर में बैठे हैं, मैं वीडियो नहीं आ रही मेरी, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ आप लोगों तक आवाज आ रही है, तो दिस इज लेक्चर मेथड। और अगर वीडियो भी मेरी आप लोगों के साथ आ रही है और मेरी तो इसको और आवाज भी आप लोगों के साथ आ रही है। अच्छा, लेक्चर में एक चीज और बता दूं, जो एजुकेशन का लेक्चर है उसमें ये चीज है कि आप सिर्फ आए और व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखें और आप चले जाएं, ठीक है, और हल्का फुल्का आप डिस्क्राइब कर दे चीजों को और चलो जी बस। तो 5% आप ओनली लर्निंग होती है आपकी। रीडिंग आप करेंगे, अगर आप खुद पढ़ते हैं तो 10% आप लर्न करते हैं रीडिंग से। ऑडियो विजुअल से, जिस तरह वीडियो आप लोगों के सामने कोई चला दी जाए, ऑडियो चला दी जाए, तो उससे 20% आप लोग करते हैं। डेमोस्ट्रेशन, अगर आप किस चीजों को बयान कर रहे हैं चीजों को, तो उससे क्या होगा, डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, तो 30% आप लर्न करेंगे। डिस्कशन मैंने करवा दी है, अक्सर मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ करता हूँ, रखता होता हूँ, ठीक है, तो इससे 50% हम लोग जो है वो करते हैं। और प्रैक्टिस डूइंग, जो हमारे जितने प्रैक्टिकल्स हैं उनकी अभी तो जरूरत आप लोग को नहीं है, सारी बात है, पेपर पैटर्न इस तरह का है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने फिजिकल एजुकेशन के मैदान में कामयाब होना है और यहाँ पे अपना लोहा मनवाना है आपने, ठीक है, तो आपको कम से कम अपनी जो एक स्पोर्ट्स तो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, बाकी स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। यानी प्रैक्टिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह किस गेम के प्लेयर को, एथलीट को, स्टूडेंट को आप तैयार कर सकते हैं। तो 75% प्रैक्टिस करने से आपकी चीजें बेहतर होती हैं। और अगर आप लोगों को पढ़ाते हैं, चीजें आपने पढ़ी हैं, फिर जैसे मैंने अभी लेक्चर दिया, आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं लेक्चर, उसको आप खुद पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, किसी बच्चे ने फर्ज किया लेक्चर नहीं तैयार किया या नहीं ले सका, तो दूसरों को पढ़ाने से 90% 90% आपकी लर्निंग होती है, चीजें आपकी बेहतर होती हैं। तो ये लर्निंग पैरामीटर है, इसको आप लोगों ने एक नजर देख लेना है। सेम वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं, सिर्फ इसमें 2 चीजें मैंने ऐड की हैं। एक है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या है कि डिस्कशन है आपकी, और 75% प्रैक्टिस है और 90% टीचिंग है। यानी अब अगर आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकली चीजों करते हैं और डिस्कशन करते हैं, ये 3 जो चीजें हैं ये एक्टिव लर्निंग में आती हैं। और जो पैसिव लर्निंग है उसमें आता है आपका लेक्चर, आपकी रीडिंग, आपकी ऑडियो विजुअल और डेमोस्ट्रेशन। ये 4 चीजें जो हैं वो आपकी पैसिव लर्निंग में आती हैं। तो इन चीजों का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम दूसरी दफा इसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। और दूसरी दफा क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ट्रैक एंड फील्ड के अंदर जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उनके टेस्ट भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, एक स्लाइड दी थी, वो हम पढ़ चुके हैं। मजीद आज इनको देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो इसको करने की कोशिश करते हैं मजीद। तो देखते हैं जी, हमारे पास फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है, आप लोगों को जैसा कि सबको पता है कि टोटल 11 कंपोनेंट्स है, जिनमें से 5 जो है वो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं और 6 स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। ये जो 5 हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, इनमें कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मस्कुलर एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और बॉडी कंपोजिशन है। और जो हमारे 6 स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनमें एजिलिटी है, बैलेंस है, पावर है, स्पीड है, कोऑर्डिनेशन है और रिएक्शन टाइम है। ये 6 चीजें इसमें मौजूद हैं। इन 6 चीजों को आप लोगों ने याद करना है। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो दरअसल है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनके टेस्ट कौन से हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, वैसे तो इनके बहुत ज्यादा टेस्ट है, लेकिन हम लोगों ने बुनियादी टेस्ट पढ़ने हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अगर आपने किसी की चेक करनी है तो ब्लीप टेस्ट है। आप अभी यूट्यूब पे यूट्यूब करें या गूगल करें तो आप लोगों को ब्लीप टेस्ट मिल जाएगा कि ये क्या होता है। इससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है वो चेक होती है कि ये है आपकी है या नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका सिट एंड रीड टेस्ट है। अगर आप बैठे हैं, अपने टांगों को पकड़ के हाथ लगाएं, डिफरेंट बॉडी के, फर्क करें, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने इसको पकड़ा और इस अपने हाथ को, ये जो मेरा हाथ है इसको मैं ऐसे लेके जाता हूँ और अपनी कमर के जितना नीचे, ज्यादा नीचे लेके जाके हाथ लगा लूंगा, उतनी ही मेरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, बेहतर होगी। तो इसे सिट एंड रीच टेस्ट बोलते हैं। और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का आप करेंगे, ठीक है, आप लोग को ये सारी चीजें मिल जाएंगी अगर थोड़ा सा आप लोग करेंगे तो। मस्कुलर स्ट्रेंथ, हैंड और ग्रिप टेस्ट होता है, ठीक है, इस तरह
जो है वो ग्रिपर टाइप होता है, जिस तरह आप लोग ये देखें, इसको देखें, ठीक है, और उसको आप ग्रिप करें, ठीक है, तो जितना आप उसको ग्रिप कर लेंगे, उसमें स्प्रिंग टाइप बड़ा स्ट्रेंथन किस्म का स्प्रिंग लगा होता है, तो वहां से आपकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। बॉडी कंपोजिशन है, कैलिपर से आप चेक करेंगे। बॉडी कंपोजिशन की 3 टाइप्स मैंने बताई थी, सोमैटोटाइप्स, एक्टिव मार्फ, मीजोमार्फ और एंडोमार्फ, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर जो है उससे आप 6 बॉडी के हिस्से हैं जहां से आप अपनी बॉडी की फैट लेवल जो है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मस्कुलर एंड्योरेंस है जी, पुशअप आप लगाएं 1 मिनट में, कम अज कम आप लोगों को मैं बता दूं मिनिमम 3 में ग्रेडिंग की हुई है हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन के अंदर। पुशअप टेस्ट जो होता है उसमें मिनिमम जो लेवल है पुशअप्स का वो 20 पुशअप्स है। अगर आप 20 पुशअप लगा लेते हैं तो आप मस्कुलर एंड्योरेंस जो है उसके सबसे निचले और कम तरीन दर्जे पे आप हैं। अगर आप फिर 40 प्लस लगा लेते हैं तो आप सेकंड दर्जे पे हैं, और अगर आप 80 प्लस लगा लेते हैं तो आप पे आपकी जो मस्कुलर एंड्योरेंस है वो सबसे बेस्ट है, नंबर 1 है, ठीक है। तो ये जो है वो पुशअप का टेस्ट होता है। 6 है हमारे पास स्किल रिलेटेड एक्टिविटीज या कंपोनेंट्स, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम और स्पीड। इन सब की डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, ठीक है, और इनके जो टेस्ट है उनकी तरफ हम लोग आते हैं। तो एजिलिटी जो है इसका जिग जैग ड्रिल होती है। जिग जैग अगर आप लोग सेम यही टेस्ट गूगल करेंगे तो आप या यूट्यूब पे करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएंगी चीजें कि ये कैसे करवा रहे हैं। आसान है, बहुत आसान है। बैलेंस का स्टॉर्क टेस्ट होता है। आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद आप एक पाँव पे जाएंगे, फिर एक पाँव के पंजे पे जाएंगे, फिर पंजे की उंगलियों पे जाएंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस का टेस्ट होता है। अगर आप लिखेंगे तो आप लोग को इसकी जो एप्लीकेशन है वो नजर आ जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन है जी, कोऑर्डिनेशन में बाल टेस्ट होता है जिसमें आप दो फर्ज करें, 2 बालें लेते हैं और उन दो को आपस में उछाल उछाल के एक हाथ से पकड़े, ठीक है, इस तरह, या दीवार के अंदर मारे, ठीक है, और उसको पकड़े, तो ये कोऑर्डिनेशन का टेस्ट होता है। इस तरह स्पीड का जो टेस्ट होता है, आप 40 मीटर या 100 मीटर की स्प्रिंट लगवा लें, ठीक है, किसी से, और टाइम नोट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि 40 मीटर या 100 मीटर इसने कितने सेकंड्स में किया। मजीद आप उस पर काम करें, उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड हाई जंप होता है, दोनों पाँव जोड़ के आप जंप करें, ठीक है, जितना लंबा आप जंप करेंगे उतनी आपकी पावर जो है वो आप में ज्यादा है। और रिएक्शन टाइम के लिए रूलर टेस्ट होता है, आप गूगल करें, आप लोग को आसानी के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेबल एप्लीकेशन वाली चीजें हैं, तो ये आप लोगों ने एक दफा देखनी जरूर है। पेपर में आ जाते हैं ये टेस्ट कि किसका कौन सा टेस्ट है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारी आज का जो टॉपिक था, आज का जो हमारा सिलेबस का जो पार्ट था वो तकरीबन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, बैलेंस एंड फिटनेस का, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट वीक में रखेंगे। कल आप लोग की एजुकेशनल जिम्नास्टिक और कुछ और चीजें हैं जो पेपर के लिहाज से अहम है, उनको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बेहतर करने की। तो आगे अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। जी, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं 5 मिनट्स में के अंदर अंदर। आप लोगों के पास 5 मिनट्स है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, थैंक यू सो मच आपकी दुआ करने का, बहुत शुक्रिया आप लोग का मेरा साथ देने का, मेरे साथ रहने का, ठीक है। और थोड़ा मुश्किल टाइम होता है लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें से निकाला है, तो इसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। और अभी आप मुझे इसी हमारी जो आज का टॉपिक था इस बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। सर इसके अस्सलाम वालेकुम सर। एमसीक्यू हमें किस टॉपिक से मिलेंगे बुक से? वेलनेस एंड फिटनेस से मिल जाएंगे आप लोगों को इसके टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा फंडामेंटल मूवमेंट, जितनी भी फिजिकल एजुकेशन की बुक्स हैं उन सब में फंडामेंटल मूवमेंट का एक टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक से आप लोग इनको कर सकते हैं। तो वहां से आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप वहां से ना भी करें और ये सिर्फ आज की जो 12-13 स्लाइड्स हैं इनको आप अच्छी तरह याद कर ले, तो मैं आप लोगों के दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से सवाल लगेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप बुक से तैयार कर ले, मजीद ज्यादा कर ले, तो बहुत अच्छा होगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये आपने जो 4 टाइप्स फंडामेंटल की बताई है ना, इनमें से जो फर्स्ट वाली 2 है ये दोबारा से बता दीजिए। जी मैं दोबारा बता देता हूँ। जो फर्स्ट वाली 2 है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस है, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस जो है वो आपकी जो है वो ये देखिए, ये जो स्टेबिलिटी एंड बैलेंस है एफएमएस में मैंने दिया हुआ है फंडामेंटल स्किल्स में। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, बेंड करते हैं, या अपने भागे भागे जाते अपने आप को स्टॉप करते हैं, ठीक है। एक्यूरेट स्टॉप अपने आप को कर लेते हैं, आप गिरते नहीं है, ठीक है। या बच्चों को इसकी प्रैक्टिस आप करवाते हैं, ठीक है, तो उनको बैलेंस आप करवाते हैं, ठीक है।
कि आप बैलेंस की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है, या फुटबॉल के अंदर जब बच्चा एक भागता है, जिग-जैग भागता है और गिरता नहीं है, तो वो अब इट मीन कि उसका बैलेंस अच्छा है, ठीक है। और ट्विस्ट अपने आप को करते हैं, टर्न करते हैं, रोल करते हैं और छलांगे वगैरह लगाते हैं, लेकिन आप गिरते नहीं हैं। तो ये स्टेबिलिटी स्किल्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपको अपने बच्चों को 12 साल की उम्र से पहले अच्छी तरह इनमें माहिर कर देना चाहिए। कोई भी आप चाहे फील्ड से ताल्लुक हो या ना हो। जी। और मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेटिव में जो है वो जो स्किल्स हैं, इसमें आप 2-3 स्किल्स आपस में मिलती हैं, मैंने जिस तरह बताया, तो एक स्किल बनती है, जैसे कैच करने के लिए आप भागते भी हैं, लोकोमोटर भी करते हैं, ठीक है, आप स्टॉप भी करते हैं, यानी स्टेबिलिटी भी आप करते हैं, ठीक है, अपने हाथ ऊपर करते हैं, ठीक है, तो आप नॉन लोकोमोटर भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो कंबो जो है चारों का, वो मैनिपुलेटिव स्किल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आप किक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं अपने हाथ से, ठीक है, दोनों हाथों से। तो ये सारी चीजें हैं। जी। जी, कोई और सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, आप किसी भी स्लाइड के बारे में आप लोग कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोग, अगर आप अभी नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में जब आप करते हैं मैसेज कि ये चीज सर समझा दें, तो वो होता ये है कि ग्रुप में बहुत सारे डिस्कशन वाले ग्रुप में जो है वो, अच्छा, रूलर टेस्ट है जी, रूलर टेस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली ये होता है, ठीक है, तो इसको मैं बता नहीं सकता, आप गूगल करेंगे तो आप लोग को इसकी समझ आ जाएगी। मजीद मैं इसको जो है वो इसकी कोई इस तरह की चीज निकाल के आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा कि आपको आसानी से पता चल जाए। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे जवाब दे सकता हूँ। अगर आप ग्रुप के अंदर मैसेज कुछ चीज करते हैं, पूछते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के दोस्त अहबाब भी आपको जवाब दे देते हैं। कई सही जवाब देते हैं, कई नहीं। तो वो वहाँ पे फिर होता ये है कि 20, 30, 40, 50 मैसेज जब मैं अचानक खोलता हूँ, व्हाट्सएप आए होते हैं, तो फिर वो कुछ चीजें हिडन हो जाती हैं, नजर नहीं आती, ठीक है। तो आप पर्सनल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं जवाब दे दिया करूँगा। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, आप कर सकते हैं। और मैं बार-बार आप लोगों को कह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कल भी हमारी इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल भी हमारी क्लास हो, और मज़ीद आगे नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस तकरीबन धड़ाधड़ चलनी है। और आखिरी बात ये कि सर मुझे कह रहे थे कि आपने सर फीस का कहना है बच्चों को, तो काइंडली आप अपनी फीसेस जमा करवा दें, क्योंकि 15 तारीख थी, 15 तारीख गुज़र चुकी है, आप लोगों को फीसें जमा करवानी चाहिए। और बहरहाल टाइम शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। लगे रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा आप लोगों को, ठीक है। और आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। अल्लाह हाफिज़ जी, इंशाल्लाह मुलाकात कल होगी।